Hello students, this is Arpit Gupta on behalf of Shiv Jyoti Educational Group Kota. I hope you all are well at your places and you are continuously revising your previous chapters. So students, today we are going to take our last chapter and the name of the chapter is International Business. So let's start with the chapter. Kindly open your book on the same chapter. So students, now we will understand the meaning of the international business. We have already understood the meaning of internal business where we have done the trade with the internal boundaries. That means selling of goods and services are done within the boundaries of Indian territory. अब इसके बाद सिचुएशन क्या होती है कि देखिए जब गुड्स हमारा इंडिया के अंदर सेल हो रहा था तब हमारा प्रॉफिट एक जगह आकर स्टेबल हो गया. अब क्या है, हमें अपना गुड्स इंटरनेशनल लेवल दैट मीन्स अब हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में चीजें समझनी पड़ेंगी. ठीक है, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन की बात आती है तो ग्लोबलाइजेशन में कंसेप्ट आया कि भाई अब पूरा जो वर्ल्ड है वो एक मार्केट में कन्वर्ट हो चुका है. ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो या इंडिया के रेजिडेंट हो तो आप इंडिया में ही बिजनेस कर सकते हो. ये बाउंड्रीज गवर्नमेंट ने खत्म कर दी. अब हम अगर बिजनेस इंडिया में ना कर किसी और कंट्री में अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उसकी भी गवर्नमेंट हमें परमिशंस दे देती है. तो लेट्स हैव अ लुक. Basically, business transactions are taking place within the geographical boundaries. That means जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडियन टेरिटरी की बात की जा रही है तो उसको तो क्या बोला जाता है, डोमेस्टिक और नेशनल बिजनेस, या फिर जिसका दूसरा नाम क्या होता है, इंटरनल ट्रेड. लेकिन जब बात आती है बियॉन्ड दी बाउंड्रीज ऑफ ओन कंट्री, दैट मीन्स जब हम इंडिया के बाहर जा रहे हैं, इंडिया में बिजनेस नहीं करना, हमें इंडिया के बाहर दूसरी कंट्रीज में बिजनेस करना है, तो उस कंसेप्ट को बोला जाता है इंटरनेशनल बिजनेस. राइट, तो देखिए इंटरनेशनल और एक्सटर्नल बिजनेस कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज दोज बिजनेस एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस अक्रॉस द ग्लोब. दैट मीन्स जब हमारा बिजनेस इंडिया के साथ साथ या इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज में रन कराए तो उसे क्या बोला जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस बोला जाए. ओके, नाउ it involves not only the international movements of goods and services but also the capital, personal, technology and intellectual properties like patents. That means देखिए क्या होता है कि भाई जब इंटरनेशनल बिजनेस की बात की गई है तो सिर्फ गुड्स से ही हम रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, सर्विसेज भी हो सकती हैं. कई बार हम फॉरेन से या किसी एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एडवाइस लेते हैं ऑनलाइन, तो वो भी क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस है. तो चाहे किसी भी तरीके का गुड्स हो गया जो हम फॉरेन कंट्री से मंगा रहे हैं, किसी भी तरीके का कैपिटल गुड्स हो गया, कैपिटल मतलब मशीनरीज. बेसिकली हमें एक चीज पता है कि सारी मशीनरीज कहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है, जापान में मैन्युफैक्चर हो रही है, तो वहां से गुड्स को क्या किया जा रहा है, इंडिया में लाया जा रहा है. तो चाहे हम किसी भी गुड्स की बात कर लें, चाहे किसी भी कैपिटल गुड्स की बात कर लें, किसी भी सर्विसेज की बात कर लें, तो कोई भी चीज जब हमारी इंडियन बाउंड्रीज के अंदर आ रही है, इंडियन टेरिटरी के अंदर आ रही है और इंडियन टेरिटरी से बाहर जा रही है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट हो जाएगी. It may be mentioned here that mostly people thinks of international business as an international trade. देखिए बिजनेस और ट्रेड क्या है, ट्रेड एक बहुत छोटा पार्ट है बिजनेस का. बिजनेस में आपकी मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड ट्रेडिंग तीनों चीजें आती हैं. ठीक है, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, हमने ये चीज पढ़ी थी पहले भी कि ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यहां पे किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग हो रही है. बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्टिविटीज हो सकती है, ट्रेडिंग भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है और सर्विसेज भी इंक्लूड की जा सकती हैं. तो हम एक चीज कह सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट कि भाई ट्रेड क्या है, एक बहुत छोटा सा पार्ट है किसका, बिजनेस का. राइट, नो डाउट इंटरनेशनल ट्रेड कंप्राइजिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स. देखिए जो मैंने आपको बात बोली थी वो यहाँ पे क्लियर हो गई कि भाई जो एक्सपोर्ट हो रहा है और इंपोर्ट हो रहा है. एक्सपोर्ट मतलब देखिए एक्स मतलब बाहर जाना, इंपोर्ट मतलब अंदर, इनसाइड मतलब जो गुड्स हैं फॉरेन कंट्री से इंडिया के अंदर आ रहे हैं. तो दोनों ही चीज किसके अंदर आती है, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर. चाहे हम अपने गुड्स को इंडिया के बाहर सेल कर रहे हैं या बाहर के कोई भी गुड्स को इंडिया के अंदर परचेज किया जा रहा है. बट ऑफ द लेट द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हैज सब्सटेंशियली एक्सपैंडेड. इंटरनेशनल ट्रेड इज सर्विस सच एज इंटरनेशनल ट्रैवल्स एंड टूरिज्म. देखिए क्या है, अब आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे ऐसे ट्रैवलिंग एजेंट्स हैं या ट्रैवलिंग कंपनीज हैं जो हमें फॉरेन ट्रिप पे लेके जाती हैं.
तो हमने वहां पे क्या किया, वहां से कोई गुड्स परचेज किया, वहां से कोई कमोडिटी परचेज करके लेकर आए, तो वो भी चीज क्या हो गई भाई, देखिए वो जो पर्सन है सेल किसको कर रहा है, इंडियन पर्सन को, मतलब वो जो गुड्स है कहां पे आ जाने वाला है, इंडिया में। तो इस चीज को भी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इंक्लूड किया गया कि भाई कोई पर्सन फॉरेन जाकर वहां से कोई गुड्स परचेज करके इंडिया के अंदर लेकर आ रहा है, उसको भी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इंक्लूड किया गया, राइट। नेक्स्ट, और भी हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, देखिए द अदर इक्वली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आर इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम इंडिया की या इंडिया को कोई भी रेजिडेंट फॉरेन की किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने अपना पैसा किसी ना किसी तरीके से फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। It companies have started increasingly making investment into the foreign countries and undertaking production of goods and services in the foreign countries। देखिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे इंडियन फर्म्स बिजनेस कर रही हैं सक्सेसफुली। हम बात करें टाटा, हम बात करें रिलायंस, इसी तरीके से बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया के अंदर वर्क कर रही हैं। जैसे हम बात करें वोडाफोन, ठीक है, एमएनसीज है, फॉरेन की कंपनी है। हम बात करते हैं भारतीय वॉलमार्ट, वॉलमार्ट क्या है, अमेरिका बेस्ड, यूएस बेस्ड कंपनी है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये इसी वजह से पॉसिबल हो पाई है क्योंकि हमने इंटरनेशनल बिजनेस के कंसेप्ट को कंटिन्यू किया हुआ है अपने बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट, रीजंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए क्या रीजन है, क्यों इंटरनेशनल बिजनेस की जरूरत पड़ी, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए the fundamental reasons behind the international business is that countries cannot produce equally well or cheaply all their needs। that means जो goods कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज आपको एक ही जगह मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर जगह की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। जैसे हम बात करें कि भाई अगर कोटा की हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो यहाँ का स्टोन, ठीक है, कोटा स्टोन बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारी जगह जाता है, लोग बाहर भी ले जाते हैं, ठीक है, इंडिया से बाहर भी जाता है, एक्सपोर्ट होता है। यहाँ के स्पाइसेस एक्सपोर्ट होते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि भाई स्पाइसेस देखिए फॉरेन कंट्रीज में इतना रेडिली अवेलेबल नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पे फार्मिंग जैसी चीज़ इतने लार्ज लेवल पे नहीं हो पाती है। तो भाई स्पाइसेस की रिक्वायरमेंट तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, तो कुछ भी करके हमें वो इंडिया से ही ले जाना पड़ेगा। या फिर हम इसके इन्वर्स में बात करते हैं कि भाई इंडिया को किस चीज की जरूरत है, मशीनरी की। यहाँ पे इतनी लार्ज स्केल पे कोई मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है कि हम उस लेवल पे मशीनरीज को मैन्युफैक्चर कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, availability of various factors of production such as labor, capital, raw materials that are required for producing different goods and services differs among the nations। that means हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, हर कंट्रीज की, हर प्लेस की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटरनेशनल बिजनेस की हेल्प लेनी पड़ती है, राइट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस। देखिए अभी तक हमने जो दोनों चीजें समझी उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई क्या इंटरनेशनल बिजनेस होता है और क्या हमारा डोमेस्टिक बिजनेस होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। इंटरनेशनल बिजनेस जब बियॉन्ड द इंडियन बाउंड्रीज बात की जा रही है, और डोमेस्टिक बिजनेस जब सिर्फ इंडिया की बात की जा रही है, हमारा बिजनेस सिर्फ इंडिया के अंदर ही हो रहा है, तो वो चीज क्या होगी, डोमेस्टिक बिजनेस होगी, राइट। Okay. Now, key aspects in respect of which domestic and international business can be differed। अब देखिए किस तरीके से हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। Nationality is a key participants, that is buyer and seller to the business deals differs between domestic and international business। In case domestic business both buyers and sellers are from same countries। देखिए बहुत कॉमन सी, बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर नेशनैलिटी की बात की जाए और हम सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो दोनों बायर एंड सेलर कहाँ के होंगे, इंडिया के होंगे, ठीक है। जो सेल एंड परचेज होगी वो इंडिया के अंदर अंदर होगी। लेकिन जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो सेल एंड परचेज क्या होगी, मे बी बायर इंडिया का हो सकता है या फिर सेलर इंडिया का हो सकता है। मतलब दोनों में से कोई एक पर्सन कहाँ का होगा, फॉरेन का होगा, और एक पर्सन कहाँ का होने वाला है, इंडिया का होने वाला है। नेक्स्ट थिंग, नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। बेसिकली पहले हम ये चीज समझते हैं कि स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है।
देखिए दो कंसेप्ट आपके सामने आते हैं, एक होते हैं शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स। कई बार हम इन दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। देखिए क्या होता है, अगर हमारे सामने टर्म आती है स्टेक होल्डर्स, देखिएगा अगर हमारे सामने टर्म आ रही है स्टेक होल्डर, तो स्टेक होल्डर्स में कुछ लोगों को इंक्लूड किया जाता है, और वो कौन कौन होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए पहला होता है गवर्नमेंट, दूसरा होगा एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, और इसके ऑप्शंस में हम इसको वर्कर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरे होंगे हमारे कस्टमर्स और कंज्यूमर्स, और लास्ट हमारा होगा, उसे बोला जाएगा क्रेडिटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब वो सारे लोग जो मेरे बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है, वो किसके अंदर आते हैं, स्टेक होल्डर। इसको हम एक पार्ट और ऐड कर सकते हैं जिन्हें बोला जाता है शेयर होल्डर्स, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। शेयर होल्डर्स कौन हो गए, शेयर होल्डर्स वो पर्सन हो गए जो मेरे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स क्या हो गया, स्टेक होल्डर का एक छोटा सा पार्ट हो गया। इसका मतलब स्टेक होल्डर्स के अंदर शेयर होल्डर्स भी आएंगे, गवर्नमेंट भी आएंगे, एम्प्लॉयज या वर्कर्स भी आते हैं, कस्टमर या कंज्यूमर्स भी आ सकते हैं, और क्रेडिटर्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा हम सप्लायर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो सारे लोग किसके अंदर आ जाएंगे, स्टेक होल्डर्स के अंदर आएंगे। अब अपने पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। देखिए domestic and international business also differs in respect of nationalities of other stakeholders such as employees, suppliers, shareholders, पार्टनर्स एंड जनरल पब्लिक। दैट मीन्स क्या होता है कि उनकी नेशनैलिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैं किसी फॉरेन ट्रिप पे गया, वहां से कोई गुड्स परचेज करके लेके आ गया, तो वो भी क्या हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया। या फिर कोई यहाँ से सप्लायर गया, उसने गुड्स परचेज कर लिया फॉरेन कंट्री में, तो वो भी इंटरनेशनल बिजनेस हो गया। तो दोनों पे डिपेंड करता है, सेलर और बायर भी हो सकते हैं दूसरी कंट्रीज के, और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो भी क्या हो सकते हैं, दूसरी कंट्रीज के हो सकते हैं, राइट। Okay, the next thing is mobility of the factors of production. That means the degree of mobility of factors like labor, capital is generally less between the countries than within the countries, while these factors movement can move freely without the country. देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें कि भाई हमारा जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर ही हो रहा है, तो मेरे को कैपिटल की अवेलेबिलिटी इजीली हो जाती है, बैंक्स मेरे को जानती है, मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है, बिजनेस का नाम है मेरा, तो इजीली मेरे को फाइनेंस मिल जाता है। लेकिन एक बात सोचिए कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ फॉरेन कंट्री में जाकर, तो वहाँ की ना तो कोई रेजिडेंट मेरे को जानता है जो मेरे लिए गारंटी देगा, ना बैंक्स मेरे को जानती है, तो फंड्स अरेंज करना मेरे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा, जो प्रोडक्शन के लिए मेरे को लेबर की जरूरत पड़ रही है, वो लेबर भी मेरे को इतना इजीली नहीं मिलेगी। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में लेबर मेरे को इजीली मिल जाएगी, क्योंकि मुझे पता है लेबर मैं कहां से अरेंज कर सकता हूं। लेकिन जब मैं फॉरेन में जाकर बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरे लिए सब कुछ नया है, सब चीजें अरेंज करना मेरे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट थिंग इज कंज्यूमर हेट्रोजीनिटी अक्रॉस द मार्केट। देखिए बेसिकली अगर हम बात करें अलग अलग कंट्रीज की, तो वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का कल्चर, लोगों का जो अपीयरेंसेस है, लोगों की चॉइसेस हैं, वो कंट्रीज के साथ क्या होती जाती हैं, चेंज होती जाती हैं। तो देखिए क्या होता है, सिंस बायर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट्स हेल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, दे डिफर इन देयर सोशो कल्चर बैकग्राउंड्स, डिफरेंसेस इन देयर टेस्ट, फैशंस, लैंग्वेज, बिलीव्स एंड कस्टम्स, एटीट्यूड्स एंड प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस। बेसिकली देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हर जगह का जो तरीका होता है, हम इंडिया की बात कर ले, अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ का जो ड्रेस पहनने का तरीका होता है, कपड़े पहनने का तरीका होता है, खाने का जो प्रेफरेंसेस होती हैं, चॉइस होती है, अवेलेबिलिटी होती है, वो चेंज हो जाती है। तो जब हम नेशनल लेवल पे ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई चीज़ें चेंज हो रही है, तो इंटरनेशनल में तो डेफिनेटली ये चीज़ चेंज आने वाली। हम बात करते हैं फॉरेन मार्केट में लोग पैक्ड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वहाँ पे ऐसे लूज प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते। इंडिया में दोनों तरीके के अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही हमारा मार्केट चेंज होता है, जैसे ही हमारी नेशनैलिटी चेंज होती है, वैसे ही क्या होता है, लोगों के टेस्ट चेंज हो जाते हैं, लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, कस्टम चेंज हो जाते हैं, बिलीव्स, रिलीजन, सारी चीजें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस।
The difference business systems and practices are considerably much more among the countries than within the countries. देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो बिजनेस करने का तरीका है, हमें पता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर हमने पढ़ा है, हर तरीके की बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशंस या टाइप्स हमने पढ़ी हुई है, तो वो कुछ लिमिटेड टाइप्स हैं जिस तरीके से बिजनेस किया जाता है। लेकिन जब हम फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं तो हो सकता है वहाँ पे बिजनेस करने का तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वहाँ के रूल्स एप्लीकेबल होंगे, वहाँ की जो गवर्नमेंट चाहती है उस तरीके से बिजनेस की परमिशन दी जाएगी। लेकिन जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में हमें पता होता है हम किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, या तो हम सोल प्रोप्राइटर बन सकते हैं, हम पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंपनी, किसी भी तरीके से बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग इज पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क। देखिए बिजनेस रन करने के पीछे पॉलिटिक पार्टी या पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत ज्यादा रोल होता है। कई बार ये होता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती हैं कि भाई इस तरीके के बिजनेस एक्टिविटीज नहीं चलनी चाहिए, इस तरीके के बिजनेस नहीं चलनी चाहिए। तो देखिए जब पॉलिटिकल पार्टीज की बात आती है तो हर जगह के जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं। देखिए कैसे, पॉलिटिकल फैक्टर्स सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल रिस्क बेसिकली एक्सेट्रा हैव प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द बिजनेस ऑपरेशंस। दैट मींस क्या है, देखिए हमारे यहाँ भी मेजरली दो तरीके की पार्टीज हैं, फर्स्ट इज योर बीजेपी एंड सेकंड वन इज योर कांग्रेस, राइट। अब देखिए अभी हमारी जो प्रिवेलिंग पार्टी है वो बीजेपी है, ठीक है, उसने अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे। अब इनका जब 5 इयर्स का ड्यूरेशन खत्म होगा और बाई चांस कांग्रेस आ जाती है तो वो क्या करेगी कि भाई बीजेपी ने जो पॉलिसीज बनाई थी उस पर हम सेटिस्फाइड नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाएंगे, हम अपने अकॉर्डिंग कंट्री को रन करेंगे। तो क्या होता है, जैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होती हैं वैसे ही क्या होता है, बिजनेस करने के तरीके में भी इंपैक्ट आता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बिजनेस को लेकर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। बेसिकली क्या होता है कि भाई जब हम बिजनेस रन करते हैं तो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ को कितनी देर इन्वॉल्व किया जाएगा, क्या क्या काम किससे करवाया जाएगा, कितने दिन की लीव्स अलॉट की जाएंगी, कितना टाइम का ड्यूरेशन होगा, वो सारी चीज़ हमारी कंट्रीज़ की अलग होती है। और इंटरनेशनल लेवल पे जाएं या हम दूसरी कंट्रीज़ पे जाएं तो वहाँ पे जाकर वो चीज़ चेंज हो जाती है। मे बी वहाँ पे 3 डेज ही वर्किंग हो, यहाँ पे 7 डेज वर्किंग हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे आपको 7 डेज की जगह 6 डेज करवाया जा सकता है, 1 दिन की लीव दे दें आपको। लेकिन हो सकता है ये सारी कंडीशंस जब हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें या फिर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो वो चीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज करेंसी यूज्ड इन द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। देखिए सबसे ज्यादा जो हेक्टिक और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो आती है करेंसी की। अगर हम इंडिया में बात कर रहे हैं तो हमारी रुपीस चल रही है, ठीक है, जो भी बायर एंड सेलर हैं वो उस रुपीस उस करेंसी में क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लेकिन जब फॉरेन लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे बात आती है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर बार करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो मेरे को डॉलर्स में अपनी करेंसी कन्वर्ट करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, मेरी करेंसी की जो वैल्यू है और वहाँ की जो वैल्यू है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। मतलब अगर मेरे को वहाँ पे जाके बिजनेस करना है तो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, और इंडिया में अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो कोई भी करेंसी का लॉस नहीं है, तो कम एक्सपेंडिचर में भी बिजनेस को रन किया जा सकता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। द फर्स्ट वन इज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। देखिए बेटा ये क्या होता है, मर्चेंडाइज मीन्स गुड्स दैट आर टेंजिबल। टेंजिबल मीन्स जिसको हम देख सकते हैं। हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करें जो हमारे सामने विजिबल है, उसका अगर एक्सचेंज किया जा रहा है, उसका अगर बिजनेस किया जा रहा है तो वो चीज क्या हो जाएगी, मर्चेंडाइज। When viewed from the perspective, it is clear that while merchandise exports means sending tangible goods abroad, merchandise imports means bringing the tangible goods from the foreign countries. Basically उसी का मीनिंग आपको समझाया कि भाई क्या इंपोर्ट का मतलब होता है, क्या एक्सपोर्ट का मतलब होता है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई जब हम कोई भी टेंजिबल गुड्स इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, और इंपोर्ट का मतलब होगा कोई भी टेंजिबल गुड्स जब इंडिया के अंदर आ रहा है। टेंजिबल मीन्स ऐसा कोई भी गुड्स जो विजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं। और इनटेंजिबल का भी एक कंसेप्ट आएगा आपके सामने। वो इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जिसको हम देख नहीं सकते, जो हमारे सामने विजिबल नहीं है लेकिन उनका बेनिफिट लिया जा सकता है, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ द डॉक्टर, ठीक है, टीचिंग ऑफ अ टीचर, ठीक है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो इनटेंजिबल होती है, जिसे हम बेसिकली देख नहीं सकते, ओके।
नेक्स्ट थिंग इज सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। देखिए बेसिकली क्या है, सर्विसेज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन्वॉल्व्स ट्रेड इन द इनटेंजिबल्स। इट इज बिकॉज टेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विस दैट सर्विसेज इज नोन एज इनविजिबल ट्रेड। देखिए जनरली जब हम सर्विसेज की बात करते हैं ना, तो सर्विसेज टेंजिबल नहीं होती, इनटेंजिबल होती है। किसी भी तरीके की सर्विस ले लो, आप अपनी गाड़ी को रिपेयर करवा के आए, क्या आप देख सकते हो कि रिपेयर क्या चीज़ है? क्या आप उसको देख सकते हो आपके सामने? नहीं देख सकते। तो ऐसी चीज़ है सर्विस के, जब हम बेसिकली बात करते हैं तो सर्विस के अंदर वो कंसेप्ट आता है आपका इनटेंजिबल वाला, कि भाई एक ऐसी चीज़ है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हाँ इसका बेनिफिट लिया जा सकता है, इसके एडवांटेज लिए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। देखिए बेटा, अगर जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो क्या होता है कि जब आपको बिजनेस करने की परमिशन दी जाती है तो उसे बोला जाता है लाइसेंसिंग, ठीक है। और फ्रेंचाइजिंग का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई भी रनिंग बिजनेस है उसकी आप कोई भी एक फ्रेंचाइजी ले लेते हो। फ्रेंचाइजी मतलब कुछ उस नेम से अगर आप बिजनेस करना चाहते हो जो ऑलरेडी प्रिवेलिंग है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। जैसे मैं बात करूं डोमिनोज, डोमिनोज में जो कोटा के अंदर जो आउटलेट्स खुले हुए हैं वो भी क्या एक एग्जाम्पल है फ्रेंचाइजी का, कि मतलब जब कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस जिसका अच्छी गुडविल है मार्केट में, उसकी आप आउटलेट ओपन करना चाहते हो या उसी सेम नेम से बिजनेस करना चाहते हो तो आपको उनसे परमिशंस लेनी पड़ती हैं और उस परमिशन का नाम होता है फ्रेंचाइजिंग। देखो, permitting another parties in the foreign country to produce and sale of goods under the trademarks, patents, copyrights in lieu of some fees to another by way of entering into the international business. That means अगर आप किसी भी पर्सन का कोई ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो, कोई आप पेटेंट यूज कर रहे हो, कॉपीराइट्स यूज कर रहे हो, तो वो चीज किसके अंदर आ जाएगी? आपकी लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग के अंदर इंक्लूड कर ली जाएगी। और उसके लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा? कुछ फीस या कुछ कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा, जिसे बोला जाएगा लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग फीस। ओके, ओके ना, नेक्स्ट थिंग इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए बेटा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये चीज हम पहले भी समझ चुके हैं कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट इन द फंड्स अब्रॉड इन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न। जनरली हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था एडीआर और जीडीआर, इफ यू रिमेंबर। एडीआर और जीडीआर का मतलब क्या होता है कि भाई जब हम इंडिया का रेजिडेंट किसी भी फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या बोला जाता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब वो इन्वेस्टमेंट हमने एडीआर जीडीआर के टर्म्स में पढ़ेंगे तो शेयर्स में हो सकते हैं, हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर मेरा फंड्स फॉरेन मार्केट में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और वो इन्वेस्टमेंट मैंने किया क्यों है? कुछ रिटर्न लेने के लिए, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट क्यों किया गया है? क्योंकि मेरे को उस इन्वेस्टमेंट से कुछ ना कुछ रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। वो मेरे से क्या लेगा? मेरे को क्या देगा रिटर्न में? कुछ अमाउंट देगा और उसी अमाउंट को क्या बोला जाएगा? रिटर्न। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं कि भाई इंटरनेशनल बिजनेस की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है बेनिफिट्स टू कंट्रीज। अर्निंग्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। International business helps the country to earn the foreign exchange which can later be used for meeting the imports of capital goods, technologies, petroleum products and fertilizers. देखिए बेसिकली क्या होता है, जब इंटरनेशनल बिजनेस की बात की जाए, कोई भी ऐसा पर्सन जो हमारी कंट्री का नहीं है हमसे गुड्स परचेज करके लेके जा रहा है तो पेमेंट किस में करेगा? फॉरेन करेंसी में पेमेंट करेगा, और जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व क्या होता जाएगा? टाइम टू टाइम बढ़ता जाएगा। वो जो फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास कलेक्ट हुआ वो हमारी फॉरेन की लाइबिलिटीज या कोई भी गुड्स हम फॉरेन से परचेज करना चाहते हैं तो उसको पे करने में हेल्प करेगा, राइट। नेक्स्ट, more efficient use of resources. As stated earlier, international business operates on the simple principles: produce what your country can produce more efficiently. देखिए अब आपको इंटरनेशनल लेवल पे अगर जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई ये चीज मैं मैन्युफैक्चर तो कर रहा हूँ लेकिन क्या ये इतनी चीज कंज्यूम हो जाएगी, सेल हो जाएगी मार्केट के अंदर। तो जितना गुड्स आपकी कंट्री में सेल हो रहा है उसे हो जाने दीजिए, रिमेनिंग गुड्स आप क्या कर सकते हैं? फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जितनी आपकी एफिशिएंसी है, जितना प्रोडक्शन करना चाहते हो उतना प्रोडक्शन आप करो इजीली। जो आपकी सेलिंग है या तो वो डोमेस्टिक मार्केट में हो जाएगी, अगर नहीं होती है तो फिर आप इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने गुड्स को सेल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई हर गुड्स हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो उस पर्सन को आपके ऊपर कभी ना कभी तो क्या होना पड़ेगा? डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट,
इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स। देखिए बेटा ये क्या है, producing solely for the purpose of domestic consumption severely restricts the country's prospects for growth and employment। देखिए बेसिकली जब हम बात करते हैं कि सिर्फ अगर हम ऐसा सोचें कि भाई हम जो भी बना रहे हैं सिर्फ इंडिया में ही कंज्यूम हो जाए, हमें दूसरी कंट्री से मतलब नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाके आपके बिजनेस की ग्रोथ पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप किसके बारे में सोच रहे हो, सिर्फ इंडिया के। लेकिन आपको अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पे सोचना पड़ेगा। आपका जब भी ज्यादा कंजम्पशन होगा जब आपकी डिमांड्स पूरे वर्ल्ड के अंदर से आएगी, अलग अलग कंट्रीज आपसे प्रोडक्ट की डिमांड करेंगी, तो ही क्या होगा, आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, जैसे कि हमारी बड़ी बड़ी कंट्रीज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है इसमें चाइना का, ठीक है। चाइना एक ऐसी सोल कंट्री है जो प्योरली एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। दैट मीन्स उस कंट्री को किसी भी दूसरी कंट्री से एक भी गुड्स इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन आज आपको जिस भी चीज की जरूरत है वो चाइना के पास अवेलेबल है, आप इजीली वहां पे जाकर परचेज कर सकते हो। तो देखिए जब चाइना सारी कंट्रीज को गुड्स सेल कर रहा है तो उसके पास कितनी फॉरेन करेंसी होगी, उस कंट्री की जीडीपी कितनी अच्छी होगी, उस कंट्री की प्रोग्रेस कितनी अच्छी होगी, क्योंकि फाइनेंस से लेकर उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो जितनी जल्दी डेवलपमेंट चाहे उतनी जल्दी अपनी कंट्रीज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। और डेफिनेट सी बात है कि वहां पे जो कमोडिटी है वो भी क्या होगी, चीप रेट पे अवेलेबल होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्सेस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इंक्रीज स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। In the absence of international trade of goods and services, it would not have been possible for the world community to consume goods and services produced in the other countries. That means अगर इंटरनेशनल बिजनेस नहीं होगा, अगर लोग सिर्फ अपनी अपनी कंट्री के बारे में सोचेंगे, तो यहाँ पे जो कंजम्पशन करना है वो क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं कोई दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट परचेस कर पाऊँ तो नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस आपको कहीं ना कहीं यूज करना ही पड़ेगा, इंटरनेशनल बिजनेस का कंसेप्ट आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा अगर आप दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हो या उनका एडवांटेज लेना चाहते हो।